ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज इसको रीड आउट करने वाला हूँ। डायरेक्ट सेलिंग के जो नए रेगुलेशंस आए 2021 को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है ये देख लो। एप्लीकेशन कहाँ है? सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दीज रूल्स शैल अप्लाई टू, कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ब्रॉट और सोल्ड बाय थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी होगी उसके ऊपर अप्लाई होगा। गुड्स एंड सर्विसेज जो भी वो सेल कर रहे हैं, हर तरीके के डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के ऊपर अप्लाई होगा इंडिया के अंदर। एंटिटी मतलब कंपनी, तो जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी गुड्स और सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं कंज्यूमर को इंडिया के अंदर, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं भी है लेकिन इंडिया में किसी को गुड्स और सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, तो भी उस पर एप्लीकेबल होगा। और जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं हर किसी मॉडल का, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो भी मॉडल्स हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनको कंप्लाई करना पड़ेगा प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स। कब तक? 90 डेज के अंदर अंदर। कब से? सेम इसी डेट से 28 दिसंबर 2021 से। ठीक है। नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब रूल 1, सब रूल 1 is this short term commitment. These rules shall also apply to a direct selling entity which is not established in India but offers goods and services. सेम यही वाला कि अगर कंपनी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू इंडिया में बेच रही है तो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब डेफिनेशंस देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या डेफिनेशन यूज की गई है। एक्ट का मतलब क्या है? अगर कहीं पे भी एक्ट लिखा होगा, एक्ट का मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है? इट इज द पीरियड ऑफ टाइम गिवन टू अ पार्टिसिपेंट्स टू कैंसिल हिज एग्रीमेंट। यानी कि अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ एनरोल होते हो और उसके बाद आप कहते हो जी मुझे नहीं करना, मुझे कैंसिल करना है, तो वो जो टाइम है ना कि कितने दिन में आप बोल सकते हो ये बात, वो कूलिंग ऑफ पीरियड है। डायरेक्ट सेलर कौन होता है? पर्सन जिसे कंपनी ने ऑथराइज किया हो, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने ऑथराइज किया हो एक रिटन एग्रीमेंट के थ्रू कि वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को टेक ऑन कर सकता है कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है, सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का मतलब क्या है? वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो प्रोडक्ट्स बेचती है या फिर ऑफर देती है कि आप ये प्रोडक्ट बेचो, बट डज नॉट इंक्लूड एनी एंटिटी विच इज एंगेज्ड इन। हाँ, अगर कोई कंपनी जो है वो पिरामिड स्कीम या मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर है, मनी सर्कुलेशन के अंदर है, तो वो इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में नहीं आएगी, काउंट नहीं होगी। मनी सर्कुलेशन का मतलब क्या है? मनी सर्कुलेशन स्कीम का मतलब क्या है कि इसकी जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 2 इन प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1883, ये पढ़ना पड़ेगा मनी सर्कुलेशन स्कीम वहां पे क्या लिखी हुई है। मिस सेलिंग, मिस सेलिंग की डेफिनेशन क्या हुई? मिस सेलिंग का मतलब क्या है? मिस सेलिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस बाय मिस रिप्रेजेंटिंग इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ सेल। कुछ भी बोल के, कुछ भी उल्टा सीधा बोल के आप प्रोडक्ट बेच रहे हो और उसकी जो एक्चुअल स्पेसिफिकेशन या जो भी चीजें दी हुई हैं वो आप बता नहीं रहे हो। बाय ओमिटिंग द की इंफॉर्मेशन, वो मेन चीजें जो बताने वाली वो आपने बताई नहीं और बस आप कोशिश करो कि बंदा ये सामान खरीद ले, तो दैट इज कॉल्ड मिस सेलिंग। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है कि आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन कर लो। पिरामिड स्कीम का मतलब क्या है? पिरामिड स्कीम क्या होती है? एक मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर formed by subscriber by enrolling one or more subscriber in order to receive any benefit directly or indirectly। मतलब क्या है कि किसी ने किसी को रेफर किया, फिर उसने आगे फर्दर रेफर किया और इससे एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बन रहा है। As a result of enrollment or action of performance, addition of subscribers to a scheme in which subscribers enrolling further subscribers to occupy higher position। क्या होता है? जब आप लोगों को हायर करते रहते हो, उसमें सब्सक्राइब करते रहते हो या फिर ज्वाइन कराते रहते हो, तो आपकी पोजीशन बढ़ती रहती है और जो नए आते हैं वो लोअर पोजीशन पे होते हैं, रिजल्टिंग इन अ मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर्स। इसको बोलते हैं पिरामिड स्कीम। अब सेलेबल का मतलब क्या है? सेलेबल यहाँ किस कंटेक्स्ट में मैं बताता हूँ। इसका कंटेक्स्ट क्या है कि अगर सपोज मैंने किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ एनरोल किया, अब मैं अपना एनरोलमेंट कैंसिल करना चाह रहा हूँ, तो कैंसिल करने पे जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा तो मुझे वापस करना है। अब वो वापस करने पे सेलेबल कंडीशन के अंदर होना चाहिए, उसकी पैकिंग डैमेज नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो
चीज़ें जो है वो सेलेबल कहलाती है, कि वो एक्सपायरी डेट ना निकली हो। जैसे मैंने कोई हेल्थ प्रोडक्ट खरीदा, उसकी एक्सपायरी डेट ना निकली हो, ठीक है, डिसकंटिन्यू ना हो, तो इस तरीके की चीज़ें की सेलेबल कंडीशन क्या होती है उसके लिए भी लिखा गया। सेंसिटिव पर्सनल डेटा से मतलब क्या है? सेंसिटिव पर्सनल डेटा है जैसे कि अगर मैं अपना कोई डेटा मैं एनरोल करना चाह रहा हूँ और मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपको, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स देता हूँ, तो वो कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। वो जो जितना भी डेटा है ना, लीक नहीं होनी चाहिए, तो खैर बात की बात है, वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा के अंदर आता है। और उसकी डेफिनेशन जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर स्पेसिफाई की हुई है, सेक्शन 43A में। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट जहाँ भी होगा तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों उसमें कंसिडर होंगे। ऐसा नहीं बोल दो भाई यूनियन टेरिटरी नहीं आती, ठीक है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन and not defined but defined in the act shall have the meaning respectively assigned to them in the act। जैसे अगर कहीं पे रेफर किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में देखो, प्राइस एंड चिट्स बैनिंग एक्ट में देखो, तो वहां पे देखो, ठीक है। मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, अब देखो ये पॉइंट जो है, हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, या तो मैनुअली या तो इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होने हैं? एक तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर किसी के साथ एसोसिएट करते हो, पैन नंबर और टैन नंबर दोनों होने चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और जीएसटी की रिटर्न्स होनी चाहिए अवेलेबल, जब कोई ऑडिट करे तो मिलनी चाहिए, आईटीआरस होने चाहिए, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट और ऐसी रेलिवेंट रिपोर्ट जो भी चाहिए होती है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स जिसमें डायरेक्ट सेलर्स की इंफॉर्मेशन हुई, कौन कौन रजिस्टर्ड लोग हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड, अगर हम कहीं से कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट, लाइसेंस होना चाहिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट इसके अंडर, अगर हम किसी फूड आइटम्स टाइप की चीज़ों को डील करते हैं। सेम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर के हिसाब से जो होना चाहिए, अगर हम किसी सेल ऑफ ड्रग्स या फिर सेल ऑफ ड्रग्स में भी इंक्लूडिंग आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स एंड होम्योपैथिक मेडिसिन ऑल्सो, अगर इन सब में से किसी भी चीज़ को हम लोग सेल करते हैं अपने पोर्टल पे, तो उसका लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, मेरे ख्याल से उसके लिए होता है अगर आपके पास कोई ट्रेडमार्क है तो, ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या रखना है? अगर वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो देखना कि वो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर हो, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कंपनी के पास मिनिमम एक फिजिकल लोकेशन तो होनी ही चाहिए इंडिया के अंदर, रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी के पास, कंपनी को एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि वो किसी भी तरीके से किसी पिरामिड स्कीम या फिर मनी सर्कुलेशन स्कीम का पार्ट नहीं हो, ठीक है। अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, सारी रेलेवेंट डिटेल्स होनी चाहिए एंटिटी की, इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड स्पेसिफाइड इन रूल 4। रूल 4 बोले तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे भी अवेलेबल होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए जो सी पार्ट में मेंशन की हुई है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि करंट हो और अपडेटेड हो, नोडल ऑफिसर की डिटेल होनी चाहिए, ग्रीवियंस रीएड्रेसल ऑफिसर की डिटेल्स होनी चाहिए, ये वाले ना कुछ इन्होंने रूल्स निकाले थे इंडिया स्पेसिफिक जो चीज़ें चाहिए होती है, मैनेजमेंट की डिटेल्स होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिटेल्स होनी चाहिए, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोडक्ट के प्राइस होने चाहिए, ग्रीवियंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म जो होती है वो कंज्यूमर्स को वो वहाँ पे मेंशन्ड होनी चाहिए। अगला, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो भी होगी ओन, होल्ड और बी द लाइसेंसी ऑफ द ट्रेडमार्क, तो जिस भी प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं या तो प्रोडक्ट उनकी अपनी होनी चाहिए या उनके पास उसका लाइसेंस या फिर ट्रेडमार्क होना चाहिए, सर्विस मार्क और एनी अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आइडेंटिफाई क्या करे कि इस कंपनी के थ्रू ये वाली सर्विसेज और गुड्स को है वो बेचा जाता है या सप्लाई किया जाता है, बट शैल नॉट गिव कमीशन, बोनस और इंसेंटिव्स ऑन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच, हाँ, कंपनी किसी भी तरीके से ऐसे किसी गुड्स या सर्विस पे कमीशन ना दे जो उसने सेल नहीं करी, मतलब सिंपली कंपनी की अपनी प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए, उसी पे कंपनी कमीशन दे सकती है, किसी और की प्रोडक्ट या सर्विस पे नहीं दे सकती। एग्जांपल अभी बता,
कंपनी के पास सारे एप्लीकेबल ट्रेड रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस होने चाहिए, इंक्लूडिंग पैन एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर्स। ठीक है। कंपनी शुड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इट ऑन इट्स वेबसाइट ड्यूली। हाँ, जो कंपनी पे जितनी भी वेबसाइट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी कंपनी सेक्रेटरी को सर्टिफाई करनी मस्ट है। अब इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज अ कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन डिफाइंड इन दिस। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी हुई है, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। कंपनी का अपने डायरेक्ट सेलर के साथ एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो उनको ऑथराइज करे कि वो प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं किसी को। एंड द टर्म्स ऑफ सच एग्रीमेंट शेल बी जस्ट, फेयर एंड इक्विटेबल। जो भी कंपनी आपके साथ, सपोज कि आप डायरेक्ट सेलर हो तो कंपनी आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और इक्विटेबल होना चाहिए। कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन अजीब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को या कंपनी को क्या मेक श्योर करना है कि डायरेक्ट सेलर्स की जो आइडेंटिटीज हैं, फिजिकल एड्रेसेस हैं, वो वेरीफाइड हो और उनको आई कार्ड इशू किए हुए हो, मस्ट है। ऐसे ही डायरेक्ट सेलर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उनको ही ये सब चीजें मिलनी चाहिए। आइडेंटिटीज वेरीफाइड होनी चाहिए, फिजिकल एड्रेसेस वेरीफाइड होने चाहिए। ठीक है। कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी को एडिक्वेट सेफगार्ड्स बनाने हैं, सेफगार्ड मेजर बनाने हैं कि जो भी हम डायरेक्ट सेलर्स के थ्रू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं वो एप्लीकेबल लॉज को फॉलो करते हैं। कंपनी को क्या मेक श्योर करना है कि कंपनी ही लायबल है जो भी ग्रीवियंसेस आएंगी इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की वजह से। कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, कुछ भी होता है तो कंपनी को उसकी लायबिलिटी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी से, कुछ भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है। अब ये सेकंड पॉइंट क्या है? एक मिनट, यहाँ तक तो फिफ्थ पॉइंट। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट था कि हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को क्या करना है। फिफ्थ के अंदर सेकंड पॉइंट है कि हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को क्या ये सब इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे क्लियर मैनर में देनी है। कौन सी इंफॉर्मेशन? कंपनी का रजिस्टर्ड नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड इट्स ब्रांचेस। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस, फैक्स, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर ऑफ इट्स कस्टमर केयर एंड ग्रीवियंस रीएड्रेसल ऑफिसर्स। इनको आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर कोई कंप्लेंट लॉन्च करता है कोई भी कंज्यूमर, तो उसका एक टिकट नंबर भी जनरेट होना चाहिए जो वहाँ पे अवेलेबल हो। अगर कोई भी, जैसे किसी को रिफंड करवाना है या रिटर्न करना है, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। रिलेटेड जैसे रिटर्न की इन्फॉर्मेशन, रिफंड की इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज की, वारंटी की, गारंटी की, डिलीवरी और शिपमेंट के तरीकों की, पेमेंट के तरीकों की, ग्रीवियंस कैसे अगर किसी को रेज करनी है कैसे हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्लियरली वेबसाइट पे अवेलेबल होनी चाहिए। पेमेंट मेथड की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी की, कितना सिक्योर है, अगर मैं आपके इस पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ उसके क्या क्या चार्जेस हैं, अगर मुझे कैंसिल करानी है तो क्या तरीके हैं, चार्ज बैक ऑप्शंस क्या हैं, और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की अगर ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन देने की तो वो इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है। उसके बाद क्या मेंशन करना है? प्राइसेस मेंशन करने हैं, क्या कि टोटल प्राइस भी मेंशन करना है और उसका ब्रेकअप भी मेंशन करना है कि ब्रेकअप के अंदर कि क्या डिलीवरी चार्जेस हैं, क्या पोस्टेज चार्जेस हैं, क्या हैंडलिंग चार्जेस हैं, क्या कन्वेंस चार्जेस हैं और क्या क्या एप्लीकेबल टैक्सेस हैं। दोनों चीज़ें मेंशन करनी है, कंप्लीट भी और ब्रेकअप भी। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि प्रोवाइड करेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एट प्री परचेज स्टेज, मतलब जब मैं परचेज का बटन फाइनलाइज करने वाला हूँ उससे जस्ट पहले मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखानी है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? लीगल मेट्रोलॉजी पैक्ट कमोडिटी, इस जो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। क्या क्या होनी चाहिए? नेम ऑफ परचेजर एंड सेलर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रिफंड का प्रोसेस, वारंटी की डिटेल्स, एक्सचेंज और रिप्लेसमेंट का क्या प्रोसेस है वो, ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड, और ये सारी कॉन्ट्रैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करनी है ये परचेज से जस्ट पहले। ठीक है। ये तो था वेबसाइट पे क्या क्या दिखना चाहिए। अब तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑब्लिगेशन है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की वो क्या है? कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट ना करे।
इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और अदरवाइज शैल अबाइड बाय द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड। ये लॉ में जो जो दिया फॉलो करना है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की क्या होगा, ऑल प्रोडक्ट्स शेल कंप्लाई विद द डिक्लेरेशन मेड अंडर लीगल। हाँ, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में जो भी ये दे रखा है इनको सबको कंप्लाई करना चाहिए, आपकी जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है। हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को सेंसिटिव पर्सनल डेटा को कैसे स्टोर करना है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बता रखा है, एप्लीकेबल लॉज जो भी होंगे उसके हिसाब से, ताकि वो डेटा का कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस ना कर पाए और उसका कोई मिसयूज ना हो पाए। ठीक है। हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को रिगार्ड टू नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस ऑर्डिनरली रिसीव्ड, उन्हें क्या करना है कि, हाँ इसमें मैं बताता हूँ, मैंने पढ़ चुका हूँ उसको। Establish adequate grievance redressal mechanism to appoint one or more grievance redressal officer for redressal of consumer and display the current contact details including the phone number, telephone number। redressal grievance redressal officer के नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेजिग्नेशन, ये सब चीजें मेंशन होनी चाहिए वेबसाइट पे और इन्फॉर्मेशन शीट के ऊपर पब्लिश होनी चाहिए। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शैल इंश्योर कि जो ग्रीवियंस redressal ऑफिसर है उसको क्या करना है, 48 घंटे के अंदर अंदर, 48 आवर्स के अंदर अंदर उसको कंफर्म करना है कि हाँ भाई मुझे आपकी कंप्लेंट मिल गई, मैं इस पर कुछ काम कर रहा हूँ। और 1 महीने से ऊपर का टाइम नहीं लगना चाहिए, ये पीरियड ऑफ अ मंथ। अगर फिर भी 1 महीने से ऊपर कुछ टाइम लगता है उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने में, तो रीजन देना है। ठीक है, कि रीजन क्या है डीले का और क्या एक्शन लिए थे अभी तक। चलो डीले हो रहा है कि अभी तक क्या किया आपने, ये सारी चीजें बतानी है राइटिंग। ठीक है। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना है जो रिस्पॉन्सिबल होगा क्या, कंप्लायंस के लिए, कि सारे एक्ट्स और रूल्स फॉलो हो रही हैं। ये नोडल ऑफिसर का काम है। ठीक है। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को क्या करना है, एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय कंज्यूमर, और वो वेबसाइट पे दिखना चाहिए। किसी भी तरीके से वो करना चाहे कर सकते हैं, टेलीफोन से, पोस्ट से, ईमेल से, वेबसाइट से। हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को क्या करना है, डायरेक्ट सेलर का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उसमें उनके आईडी प्रूफ होने चाहिए, एड्रेस प्रूफ होने चाहिए, ईमेल होनी चाहिए, और जो भी मतलब ये बेसिकली केवाईसी का पार्ट है। हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी या कंपनी को क्या करना है, अगर कोई आईआर मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस बंदे ने ये सामान दिया है, मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तो वो कंपनी को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। नाम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को देना ही पड़ेगा मांगने पे। सपोज आपको किसी ने कोई प्रोडक्ट दिया, अब वो बंदा आपको नहीं मिल रहा है, उसने फ़ोन नंबर चेंज कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो कंपनी को वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, कंपनी के पास जो भी लेटेस्ट अवेलेबल डिटेल्स हैं। ठीक है। हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को इंश्योर करना है कि उसकी जो एडवर्टीजमेंट होंगी मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक के साथ। जो प्रोडक्ट के एक्चुअल फीचर्स हैं वही होने चाहिए, मार्केटिंग के अंदर कुछ बढ़ा चढ़ा के गलत चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी फॉल्सली अपने रिव्यू खुद ना डाले। जैसे सपोज कि गूगल पे जाके रिव्यू डाल दी कि भाई बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कंपनी खुद से नहीं कर सकती, पकड़े गए तो गड़बड़ है। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच इज एक्सप्लिसिटली वाउचर्स ऑथेंटिसिटी हो। हाँ, अगर कंपनी किसी गुड्स या सर्विस के लिए ऑथेंटिसिटी की गारंटी दे रही है, अपनी तरफ से बोल रही है कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है, इसमें इसका फ़ायदा होता है, तो कंपनी को उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बाद में। अगर उस पर कोई एक्शन होता है, कल को कोई बंदा खड़ा होकर बोलता है भाई इस प्रोडक्ट का आपने बोला था ये वेट लॉस के लिए है या फिर एनर्जी के लिए, और इससे ये चीज़ें नहीं हो रही, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी ने बोला। नॉटविथस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ कंपनी को क्या मॉनिटर करना है, अपना जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, कंपनी को चेक करना है कि डायरेक्ट सेलर क्या कर रहे हैं, उन्होंने सही प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हैं कि नहीं, कंप्लायंस सारी, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डायरेक्ट सेलर सही से काम कर रहा हो। डायरेक्ट सेलर ने गड़बड़ी करी, बात सारी कंपनी के ऊपर आ जाएगी। हर एक कंपनी को रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं डायरेक्ट सेलर्स के, जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं और लिस्ट पोस्ट करनी है जिन जिन डायरेक्ट सेलर्स को कंपनी ने रिमूव किया है।
वो वेबसाइट पे शेयर होना चाहिए कि इनको हमने टर्मिनेट कर दिया। TCN सेल होते हैं ना जो डीलिस्ट हुए हैं। हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को करना क्या है, बिकम अ पार्टनर इन कन्वर्जेंस प्रोसेस ऑफ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। ये कुछ है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का चक्कर, इसका पार्ट बनना है हर एक कंपनी को, मुझे नहीं पता है क्या। अब डायरेक्ट सेलर के लिए क्या ऑब्लिगेशन है, क्या करना है हर एक डायरेक्ट सेलर को, उसको सबसे पहले एक तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कंपनी के साथ। अगर वो कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है या किसी को ऑफर करना चाहता है, उससे पैसा कमाना चाहता है, तो उसको सबसे पहले एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, जब भी एट द इनिशिएशन ऑफ एनी सेल प्रेजेंटेशन, जो भी आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो सबसे पहले अपने आप को सही से आइडेंटिफाई कराना है, कंपनी के बारे में बताना है, एड्रेस द प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या प्रोडक्ट आप उनको ऑफर कर रहे हो, वो सारी चीजें बतानी है, एंड द पर्पस ऑफ, और क्यों ऐसा दिखा रहे हो प्रोस्पेक्ट को, ये सब बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करोगे, अपने बारे में, कंपनी के बारे में, एड्रेस बताना है जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, क्या सामान उनको दे रहे हो उसके बारे में डिटेल बतानी है, और पर्पस बताने की क्यों आप उसको ये प्रोजेक्ट शेयर कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद मेक एन ऑफर टू द प्रोस्पेक्ट प्रोवाइडिंग, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को ऑफर कर रहे हो तो उसको आपको एक्यूरेट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है, डेमो देना है गुड्स एंड सर्विसेज का, प्राइसेस बताने हैं, क्रेडिट की टर्म्स बतानी है कि अगर आप उसको EMI वगैरह या कुछ ऐसा प्रोवाइड कर पा रहे हो तो, पेमेंट की टर्म्स, रिटर्न का प्रोसेस, एक्सचेंज का प्रोसेस, रिफंड की पॉलिसी, रिटर्न की पॉलिसी, और टर्म्स ऑफ गारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बताना है, जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो उसके ऊपर। ठीक है जी, हटाओ इसको। प्रोवाइड एन ऑर्डर फॉर्म टू द कंज्यूमर, हाँ, कंज्यूमर को ऑर्डर फॉर्म देना है एट द टाइम ऑफ इनिशियल सेल, विच शैल आइडेंटिफाई डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का नाम होना चाहिए, डायरेक्ट सेलर को आइडेंटिफाई करे, एंड शैल कंटेन द नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर डायरेक्ट सेलर का, आइडेंटिटी प्रूफ एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द डायरेक्ट सेलर। ये दिख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग कलर से हाईलाइट कर दो, पिंक से कर देता हूँ ये। ठीक है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी सप्लाइड, कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द गुड, ये सब देना पड़ेगा भाई, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ऑर्डर डेट, टोटल अमाउंट, टाइम, प्लेस, ये सारा वैसे आपको फॉर्म में पहले से मिल जाएगा, जो कंपनी ने ऑनलाइन सारे फॉर्म बना रखे हैं। प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ सैंपल, डिलीवरी ऑफ गुड्स, कंज्यूमर राइट्स टू कैंसिल द ऑर्डर, रिटर्न द प्रोडक्ट्स इन सी, आगे ना सी लेवल कंडीशन में, एंड अवेल फुल रिफंड ऑन द सम्स पेड एंड कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग द कंप्लेंट रीएड्रेसल मैकेनिज्म। ये सारी डिटेल देनी है आपको। इसको हम मार्क कर देते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डायरेक्ट सेलर की बात हो रही है कि डायरेक्ट सेलर को क्या क्या करना है। ई पॉइंट आगे 5वें पॉइंट पे डायरेक्ट सेलर को GST रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना पैन नंबर प्रोवाइड करना है, जितने भी लाइसेंस वगैरह जो भी अगर ज़रूरत है उसकी तो वो लेने हैं, कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल लॉज, ये सबको कंप्लाई करना है। अलग है डायरेक्ट सेलर को इंश्योर करना है कि एक्चुअल प्रोडक्ट जो है, जो डिलीवर हुई है कंज्यूमर को, वो मैच करे डिस्क्रिप्शन के साथ जो आपने दिया था। डायरेक्ट सेलर को ही क्या करना है, एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर डायरेक्ट सेलर कंपनी के बिहाफ पे किसी से कोई ID प्रूफ ये सब चीज़ें ले रहा है, तो वो डायरेक्ट सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका डेटा सेफ रहे।
ठीक है। अब डायरेक्ट सेलर को क्या नहीं करना, जब भी किसी कंज्यूमर के प्रेमिसेस पे जाएगा तो बिना आई कार्ड के ना पहुंचे, बिना प्रायर अपॉइंटमेंट के ना पहुंचे। ठीक है। प्रोवाइड एनी लिटरेचर टू अ प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्ट व्हिच हैज नॉट बीन अप्रूव्ड। कोई भी ऐसी चीज, कोई रिटन डॉक्यूमेंट, कोई पैम्फलेट, कुछ भी नहीं देना जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने ऑथराइज ना कर रखा हो। डायरेक्ट सेलर को क्या नहीं करना, कोई भी इस तरीके का जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन वाली कोई बुकलेट है या फिर इंफॉर्मेशन बुकलेट है, वो खरीदने के लिए नहीं बोलना कंज्यूमर को। डायरेक्ट सेलर शुड नॉट इन परस्यूएंस ऑफ सेल मेक एनी क्लेम दैट इज नॉट कंसिस्टेंट। हाँ, अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने कोई क्लेम दिया कि ये प्रोडक्ट ऐसा काम करती है, वैसा काम करती है, तो डायरेक्ट सेलर को ऐसा नहीं करना कि कुछ भी उसके बारे में बढ़ चढ़ के बोलता है। जो है वही बोलना, मैच होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने जो बता रखा है। ठीक है। अब ड्यूटीज क्या आती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की और डायरेक्ट सेलर की, क्या ड्यूटीज आती हैं? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4 ऑफ एक्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्ट लायबिलिटी। कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं देखो भाई। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर को क्या इंश्योर करना है कि टर्म्स ऑफ ऑफर्स आर क्लियर। कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि क्या ऑफर दी गई है और कितना कमिटमेंट उसे देना है। फिर से वही है कि कोई भी ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं देना प्रोडक्ट या सर्विस का जो कि उसको मिसलीड करे। एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द गुड सर्विसेज ऑफर्ड आर एक्यूरेट, ऑब्वियसली एक्यूरेसी के साथ उसको बताना है। एंड कंप्लीट पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू प्राइस, हाँ प्राइसेस सही से बताने हैं। और जो जो चीज़ें जैसे क्रेडिट अगर एप्लीकेबल है तो क्रेडिट के बारे में बताना है, टर्म्स ऑफ पेमेंट के बारे में, कूल ऑफ पीरियड के बारे में, राइट टू रिटर्न के बारे में, टर्म्स ऑफ गारंटी, आफ्टर सेल सर्विस डिलीवरी, ये सारी चीज़ें सही से बतानी है। ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की भी, डायरेक्ट सेलर की भी। और जो भी आप क्लेम्स वगैरह कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं से वेरीफाई कर सकें, वेरीफाइबल फैक्ट्स होने चाहिए जो भी क्लेम्स आप कर रहे हो। कोई भी मिसलीडिंग या डिसेप्टिव या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को यूज नहीं करना कि आधी बात बताई आधी नहीं बताई। दोनों को इंश्योर करना कि डायरेक्ट सेलिंग को जो है वो कंज्यूमर को ऐसा न बताया जाए कि ये मार्केट रिसर्च है। ठीक है। कोई भी प्रमोशनल लिटरेचर, एडवर्टाइजमेंट या मेल कंटेनिंग द नेम एंड एड्रेस, टेलीफोन नंबर, जहाँ पे भी डायरेक्ट सेलर उसको कुछ शेयर कर रहा है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, मेल या कुछ भी, तो उसमें डायरेक्ट सेलर का मोबाइल नंबर होना जरूरी है कंपनी की डिटेल्स के साथ में। दोनों को क्या इंश्योर करना है, जो चीजें लॉ के अंडर है ना उतना ही प्रॉमिस कर सकते हो, उतनी गारंटी दे सकते हो, उतनी वारंटी, उसके बाहर कुछ नहीं। Terms and condition, terms of any guarantee or warranty including the name and address of guarantor shall be easily available to consumer, and limitations on consumer rights or remedies where permitted by law shall be clear। अगर कोई limitations हैं लॉ के अकॉर्डिंग वो पता है पहले से तो वो क्लियर करनी है, आपको क्लियर कट दिखना चाहिए। Upon the consumer shall be clearly set out in order form and other company। जो भी रेमेडियल एक्शन मतलब अगर किसी को अपना रिफंड लेना है, रिटर्न करना है, जो भी करना है वो सारा ऑर्डर फॉर्म के अंदर ही होना चाहिए जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। The presentation of the offer does not contain refer to any testimonial, endorsement, supportive documents unless it is genuine। अगर कोई genuine testimonial है, किसी ने आपका प्रोडक्ट यूज किया, उसको फायदा मिला तो ही दिखाओ, वेरीफाइबल है, रेलिवेंट है तभी। इररेलिवेंट चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है उसमें प्रेजेंटेशन में। When after sale services offered, details of the service are included in the guarantee or stated elsewhere in the offer, and if the consumer accepts the offer, information shall be given on how the consumer can activate। अगर आफ्टर सेल सर्विस आप कोई दे रहे हो तो वो सारी चीज़ें रिटर्न में मेंशन होनी चाहिए, और जब आप अपनी सील डील फाइनल करोगे तो कंज्यूमर को बताना है कि कैसे उसे एक्टिवेट कर सकता है और सर्विस एजेंट से कैसे बात कर सकता है। जैसे मे भी कोई एयर प्योरीफायर खरीदा तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसे मिल सकती है, कहाँ पे रजिस्टर करना है, कहाँ पे बात करनी है।
हेल्थ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट को शिप करना है या रिटर्न करवाना है, जो भी है। फॉर ऑर्डर शेल बी फुलफिल्ड विद इन डिलीवरी, जो भी डिलीवरी के लिए आप प्रॉमिस कर रहे हो कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा, उसके अंदर अंदर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर बाई चांस कोई डिले होता है तो आपको कंज्यूमर की नॉलेज में डालना है कि डिले क्यों हो रहा है, कंज्यूमर को बताना है। अब अगर डिले होता है, इन केस डिले होता है, तो कंज्यूमर फ्री है भाई कि वो कैंसिल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि डिले होने पे आपने इन्फॉर्म कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सेप्ट कर ले, वो मना कर सकता है। किसी भी टाइम पे अगर वो मना करता है तो वो आपको उससे प्रोडक्ट रिटर्न लेना ही पड़ेगा और उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। और अगर उसके अंदर कोई कॉस्ट आती है तो वो कॉस्ट या तो कंपनी पे करेगी या डायरेक्ट सेलर पे करेगा, वो बंदा पे नहीं करेगा, कंज्यूमर। ठीक है। जो भी रिटर्न के जो भी तरीके ऑफर्स, मतलब कैसे वो रिटर्न कर सकता है कुछ भी है, वो क्लियरली राइटिंग में मेंशन होना चाहिए। पेमेंट के तरीके क्लियरली बताने हैं, चाहे वो इमीडिएट है चाहे वो इंस्टॉलमेंट में। आपको साफ साफ बताना है वहाँ पे प्राइस, टर्म्स ऑफ कंडीशन, सब कुछ। एडिशनल चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, टैक्सेस, जो भी है वो सारे अमाउंट उनको बताने रिटर्न में होने चाहिए। इन केस ऑफ सेल्स बाय इंस्टॉलमेंट रिलेटेड नहीं है, वैसे इंस्टॉलमेंट है तो क्रेडिट की टर्म्स वगैरह सारी चीज़ें बतानी है। अगर कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉस्ट, इंटरेस्ट और टर्म्स ऑफ ये समझने के लिए, is provided either in the offer or when the credit is offered, ये तब बताना है। unless duration of the offer and prices are clearly stated in the offer, prices shall be maintained, prices maintain रखने, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। अगर आपने मेंशन कर रखा कि ऑफर प्राइस है उसके बाद बढ़ गया ठीक है, लेकिन मोस्टली ये रहना चाहिए कि ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, प्राइसेस कंसिस्टेंट रहने चाहिए। द प्रोसीजर ऑफ पेमेंट एंड डेब्ट कलेक्शन शैल बी डिटरमिन्ड इन राइटिंग बिफोर एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो पेमेंट और डेब्ट कलेक्शन मतलब कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करो और पे नहीं कर पाए हो तो कंपनी आपसे रिकवर करेगी, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पहले से मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। अब ये फिफ्थ पॉइंट क्या है, द प्रोविजन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड रूल्स शैल बी फॉलोड। हाँ, ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के प्रोविजंस को सबको फॉलो करना है। सेकेंड पार्ट आता है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट, अच्छा अभी इससे पहला पार्ट था कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर को क्या करना है। अब ये डोंट्स आ गए, क्या नहीं करना है। तो पहला पार्ट क्या कहता है, इन दोनों को किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, ये चीजें दे रखी है। दूसरा क्या है कि डू नॉट एंगेज और परमिट एनी मिसलीडिंग लाइकली टू मिसलीड। हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि बिजनेस और द गुड्स और सर्विसेज बीइंग सोल्ड बाय इटसेल्फ, कुछ भी मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलर किसी भी मिस सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व ना हो। कोई भी अनलॉफुल प्रैक्टिसेस, हैरासमेंट, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गलत तरीके यूज करें, या तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या फिर सेल ऑफ गुड्स के लिए। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलर मना नहीं कर सकता अगर कोई जो प्रोडक्ट या सर्विस दी है वो सही नहीं है तो उसको रिफंड करने से मना नहीं कर सकता। कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं ले सकते कि किसी को रेफर करने का कोई पैसा नहीं लेना। बेसिकली ये है कि अगर मैं कंपनी में रजिस्टर कर रहा हूँ तो उसके मैं पैसे पे कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जो भी रेलिवेंट लॉज है उनको फॉलो करना है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शैल नॉट इंड्यूस कस्टमर टू मेक परचेज बेस्ड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन दैट दे कैन रिड्यूस। और हाँ, कभी भी ये नहीं बोल सकता डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या फिर डायरेक्ट सेलर कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लो और लोगों को रेफर करने से आपका उतना पैसा तो बन ही जाएगा जितने की आपने प्रोडक्ट खरीदी है, ये नहीं बोलना। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया कवर। अब ये 8th पॉइंट किसके बाद आ रहा देखते हैं। अब ये 8th पॉइंट क्या आ रहा है कि किस तरीके के लोगों को बिजनेस में रेफर नहीं करना है, जिसके ऊपर कोई केस चल रहा हो या फिर बैंकरप्सी फाइल की हो जिसने लास्ट 5 साल में, ऐसे किसी भी पर्सन को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, बैंकरप्ट की डेफिनेशन दी हुई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर, वो देख लेना अगर जरूरत हो तो। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स रूल। तो जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 में है, ये सारे एप्लीकेबल होंगे इसके ऊपर अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू काम हो रहा है।
डायरेक्ट सेलर एज वेल एज डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो इन सबको फॉलो करना है। 10th पॉइंट क्या, प्रोहिबिशन ऑफ पिरामिड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम। ये बार बार वही बात रिपीट हो रही है कि किसी भी पिरामिड स्कीम में आपको वो नहीं करना है, एनरोल नहीं होना, या फिर मनी सर्कुलेशन स्कीम में आप पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, ये कंपनी के लिए। ठीक है, अब मॉनिटरिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट, कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने रूल्स भी निकालने हैं। एवरी स्टेट गवर्नमेंट शेल सेट अप अ मैकेनिज्म टू मॉनिटर और सुपरवाइज द एक्टिविटी। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने रूल नहीं है तो वो सेंट्रल वाले तो फॉलो करेंगे, सेंट्रल के तो कंप्लाई होने ही होने चाहिए। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी अगर आपको कहीं पे दिखती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई एक्ट है पैसों के रिगार्डिंग और ये वाली एक्ट उससे इनकंसिस्टेंट है, सेम सेम नई बातें कर रहे, तो आप आरबीआई वाले को फॉलो करोगे। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स में द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एक्ट मतलब यही वाली एक्ट, शेल अप्लाई फॉर ऑल कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब मुझे पता नहीं है वैसे। ठीक है, तो ये फाइनली हो गया। इससे रिलेटेड चीजें कुछ डिस्कस करनी होगी तो कर सकते हैं।